हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र। केवल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का, जो कि 2022-23 के लिए है और ये यूपी एमएसपी यानी यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। और इस प्रश्न पत्र को हम देखने वाले हैं, इसको पूरा हल करने वाले हैं, क्योंकि मॉडल पेपर के प्रश्न जैसे तैसे एकदम बिल्कुल प्रश्न पत्र में जाके आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आपने हिंदी में देखा, हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडल पेपर से उठाए गए थे और अंग्रेजी में भी मिला। मैंने जितने भी मतलब कि सब्जेक्ट्स देखे, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मॉडल पेपर से मिले। दोस्तों चलिए मॉडल पेपर को क्या करते हैं, हल करते हैं। और ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जो कि आप जानते हैं और आप रोज पेपर दे रहे हैं, आप जान चुके हैं। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए खंड अ है, 20 अंक के लिए। यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो देखिए वियना संधि से संबंधित कौन है, बिस्मार्क है, नेपोलियन है, ड्यूक मेटरनिक है, ज्यूसेppe मैस्नी है। कौन संबंधित है, तो आपको पता होगा कि कौन संबंधित है। तो इसमें जो ड्यूक मेटरनिक है क्या है, वियना संधि से संबंधित है। हालांकि नेपोलियन के वजह से वियना संबंधी, मतलब नेपोलियन जब हारा था तभी वियना संबंध मतलब हुई थी संधि। लेकिन ड्यूक मेटरनिक क्या था, उसका मतलब वहाँ का वियना का चांसलर था और इसके मेहमान नवाजी में की गई थी, इसीलिए ड्यूक मेटरनिक क्या होगा, इसमें राइट ऑप्शन होगा, यानी ड्यूक मेटरनिक सही ऑप्शन है। ओके, अब देखिए दूसरा है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। जो सत्ता की साझेदारी है जो बेल्जियम में बनाई गई थी, उसका मुख्य महत्व क्या था। सभी जाति समूहों को से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, कि सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, क्योंकि जितनी भी जातियां थी सबको बराबर अधिकार दिया गया। आपको पता होगा जब आपको मतलब पढ़े होंगे चैप्टर तो। ओके, देखिए बोला है तीसरा कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। तो क्या बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं, महामंदी के कारण। तो महामंदी 1928 से आपको पता है 1933-34 तक इसका प्रभाव रहा। तो महामंदी के कारण क्या हुआ था, वहाँ की मतलब की फसल, गेहूं की फसल की कीमत गिर गई थी। चौथा क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होके पूछता है कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान नामक कहाँ स्थित है। तो कहाँ है ये, अमेरिका में है, ये अमेरिका में है। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान कहाँ पे है, अमेरिका में। ओके, देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संघीय सरकार संबंधित नहीं है। क्या कठोर संविधान की संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन की सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको पता होगा कि जो शक्तियों का केंद्रीकरण है, यानी ये एक शक्ति किसी एक के पास नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तानाशाही हो जाएगी। शक्ति अलग अलग लोगों के पास रहनी चाहिए, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो इसमें ब वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। तो सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, क्या धर्म के आधार पर लोग समाज में भी विभाजन करते हैं या कि भाषा के आधार पर। तो धर्म और भाषा दोनों के आधार पर होता है, यानी कि अ व ब क्या है इसमें सही है, यानी धर्म और भाषा दोनों के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। देखिए सातवां है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। क्या स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका है, कि स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, कि बालक और बालिकाओं के संख्या में असमानता, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो ये गलत ऑप्शन है। और बालक और बालिकाओं में असमानता यानी कि आप समझ सकते हैं तो लिंगानुपात को दर्शाता है, और ये भी नहीं है जैविक वाला भी। इसमें सही ऑप्शन अ है, यानी कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ओके, देखिए आठवां क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो फ्रांस में हुआ था 1700, मतलब कि आपको पता हो कि मतलब कि 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय मतलब कि हुआ था। ओके, अब देखिए नौवां है कि ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया। जो ड्यूक मेटरनिक था उसने अपनी व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया, तो ज्यूसेppe मैस्नी को, क्योंकि ज्यूसेppe मैस्नी एक क्रांतिकारी था और किसके खिलाफ था, इन जैसे मतलब कि ड्यूक मेटरनिक जैसे राजाओं के खिलाफ था। ओके, देखिए दसवां है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह क्या करती है, नागरिकों की समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, अ व ब दोनों। तो इसमें दोनों काम होता है, यानी कि नागरिक की समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखती है, यानी कि अ व ब दोनों क्या है, सही है। देखिए 11वां है कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो जो मृदा है वो किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, तो मृदा नवीकरणीय योग्य संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय नहीं, नवीकरणीय योग्य। ओके, अब देखिए 12वां है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या थे। तो पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या थे, तो अधिक सिंचाई, वहाँ का क्या है भूमि संकुचन का
मतलब कि क्या है, मुख्य कारण है। ओके, देखिए 13वां है कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बहुत कम से कम बच्चे क्या है मरते हैं प्रतिवर्ष, तो उसमें कौन सा, केरल क्या है, मतलब कि है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब सबसे अधिक पूछे तो बिहार, यानी कि शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कहाँ है, तो बिहार में, सबसे कम कहाँ है, तो केरल में। ओके, अब देखिए 14वां है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो जो सामाजिक और निजी क्षेत्र होता है उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो उसको उद्यम के स्वामित्व पे वर्गीकृत किया जाता है, यानी उसका मालिक कौन है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए जो सार्वजनिक रहेगा उसका मालिक कोई नहीं रहेगा, उसका मालिक सरकार रहेगी और उसके लोग मतलब कि चारों ओर के लोग उसको क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत रहेगा उसमें क्या होगा, किसी एक आदमी का रहेगा, एकदम निजी आदमी का कोई रहेगा। ओके, तो उद्यम का स्वामित्व इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है। देखिए 15वां है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, तो भूक्षरण से तात्पर्य क्या है, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का अनुपजाऊ होना। देखिए गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो किस में क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है, चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। 17वां है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। तो जिसके पास भूमि नहीं है उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या है, क्या उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य। तो जब उपज का मूल्य बढ़ेगा तो इससे उसको क्या लाभ होगा, क्योंकि वो तो मजदूर है, वो किसान नहीं है, वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, तो ये तो बहुत दूर की बात है। अधिक मजदूरी, हाँ ये एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन है कि अधिक मजदूरी, जितना मजदूरी करेगा उसी हिसाब से क्या है, उसका विकास होगा। ओके, देखिए 18वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो देखिए अवरोध पूछा, इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये क्या है, लक्षण नहीं है। ओके, तो 100 वाला ऑप्शन क्या होगा इसमें, सही होगा। देखिए 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा क्या है, परंपरागत स्रोत नहीं है। ओके, देखिए 20वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का किसी स्पेसिफिक देश, मतलब किसी एक स्पेशल देश के लिए बात नहीं कर रहा है, पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अब देखिए आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ इसी तरह के रहेंगे, लेकिन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि आपको बिल्कुल रटा नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि एकदम इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। कौन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, या महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, भारत में महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा था इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए और देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका का विवेचना कीजिए। और तीसरा है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाने जाए वाले उपायों का अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह कुछ एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगा के कोई प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ हार्ड नहीं है, इसे आपको रटना नहीं है, अपने दिमाग से इन क्वेश्चंस को बस पढ़ के जाना है। और इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ के जाएंगे तो अपने हिसाब से इसको अपने तरीके से लिखना है। जैसे देखिए परिवहन तथा संचार के साधन में किसी देश की जीवन रेखाएं तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो परिवहन और संचार है वो एक अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए क्या है, बहुत काफ़ी हैं, क्योंकि परिवहन नहीं रहेगा तो व्यापार तेज़ी से नहीं हो पाएगा, यानी कि चीज़ें आयात और निर्यात होने में दिक्कत होगी। संचार नहीं रहेगा तो किसी से बात नहीं हो पाएगी। तो ये सब ये क्या है, मतलब कि एक अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए क्या है, मतलब कि तर्क, मतलब कि अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए क्या है, उपयुक्त है। ओके, देखिए चौथा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, इसकी विवेचना कीजिए। और अथवा में दिया है कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ओके, देखिए अब 150 शब्दों में इसका आंसर देना है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद उन्होंने स्थगित कर दिया, और इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार थे। और देखिए लोकतांत्रिक सुधार का अर्थ क्या है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का किसी पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपके
क्या है, बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और आपको मानचित्र कार्य से बहुत डर लगता है, मानचित्र कार्य मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, लोकतंत्र से क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मैप क्वेश्चन की तरफ। इस मैप के क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये आपके मॉडल पेपर से ज्यों के त्यों, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस 5 4 4 3 आपके एकदम पेपर में पक्का मिलेंगे आपको, देख लीजिएगा आप। देखिए, वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अमृतसर में हुआ था। आपको मैप में दर्शाना पड़ेगा अमृतसर को, और लिखना भी पड़ेगा कॉपी में अमृतसर। वो स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, दांडी में किया था। वो स्थान जहाँ नील की खेती हुई थी, मतलब नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन किया गया था, तो 1917 में चंपारण में, बिहार में हुआ था। इसको आपको क्या करना है, दर्शाना है मैप पे। वो स्थान जहाँ सूती श्रमिक मिलों ने सत्याग्रह किया था, तो कहाँ किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, मतलब गुजरात में। वो स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, मतलब कोलकाता में। देखिए, 1 सितंबर में हुआ था और 1 दिसंबर में हुआ था, तो इसको आप कंफर्म कर लेंगे, इसको एक बार क्या करेंगे, देख लेंगे। अब देखिए, केवल दृष्टिबाधित पर मतलब कि परीक्षार्थियों के लिए, तो ये आपके लिए नहीं है। और इसी तरह आपके क्या हुए मानचित्र कार्य में ख वाला स्टार्ट होता है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, तो उद्यान को आपको दर्शाना है कि हाँ, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान का नाम लिखना है, उसको इस तरह दर्शाना है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, उसको महानदी चिन्ह द्वारा। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, भारतीय पूर्वी तट पर एक पत्तन यानी कि बंदरगाह। और देखिए, फिर दृष्टिबाधित वही प्रश्न दिए हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा, और इनके क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें तैयार ही करके जाइए, और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएं उसमें अगर जो कहीं दिक्कत है एक मतलब की, तो आप क्या करें, कमेंट कर सकते हैं। अगर जो कोई और आपको मतलब कि अभी तो और अवेलेबल कराए जाएंगे, शाम तक आपको इस चैनल पे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो कंटेंट मिलेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।